विद्यार्थियों, मैं ERBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जो हमारे कक्षा 12वीं में राजनीति विज्ञान में जो पहली पुस्तक थी उसका 5वां पाठ चल रहा था अपना समकालीन दक्षिण एशिया, उसमें हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में चर्चा कर चुके थे और ये देख चुके थे कि समकालीन दक्षिण एशिया में कितने 8 देश थे। अब आज अपन बात कर रहे हैं नेपाल की। उससे पहले आपको बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जो लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेपाल के बारे में। तो देखिए, इतिहास में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था और लंबे समय तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा है। यानी कि इतिहास में देखा जाए तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र रहा है क्योंकि वहाँ पर भी गाय की पूजा होती है ना, कामधेनु की। तो लंबे समय तक यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र रहा है, यानी राजतंत्र भी रहा है और वो राजतंत्र कैसा रहा है, संवैधानिक आधार पर रहा है। इसी दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और जनता लोकतंत्र की मांग करते रहे, पर सेना का प्रयोग करके राजा ने इस आंदोलन को दबा दिया। यानी देखिए, इसी का समय में क्या हुआ, नेपाल की जो राजनीतिक पार्टियां थी और जो जनता थी उन्होंने क्या मांग करी, लोकतंत्र की मांग करी, परंतु उनकी जो ये मांग थी उसको राजा ने सेना का प्रयोग करके जो ये आंदोलन हुए उन सबको क्या कर दिया, दबा दिया। आगे चलते हैं। तो देखिए, नेपाल की जनता ने अपनी कोशिशें जारी रखी और 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की बात मान ली। अब देखिए, वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ थी और जनता थी उसने अपनी कोशिशें जारी रखी, चुपचाप से वो बैठे नहीं। तो फाइनली क्या होता है, 1990 में राजा ने उनकी बात मान ली और संविधान को कैसा बना दिया, लोकतांत्रिक संविधान। जो 1990 से ही नेपाल में माओवादियों का प्रभाव भी बढ़ा। तो ये माओ क्या था, एक चाइना का व्यक्ति था। तो इसका मानना क्या था कि अगर हमारा अधिकार नहीं मिलता हमें तो हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ना भी पड़ेगा, अपने आप को आक्रामक बनाना पड़ेगा, तब जाके हम अपने अधिकार को ले पाएंगे। उसके लिए वो हिंसा पर भी विश्वास करता था। तो उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले लोग जो हैं उनका प्रभाव भी नेपाल में देखने को मिला। बात करें, माओवादियों और राजा की सेना के बीच संघर्ष होने लगा। इसी संघर्ष में लोकतंत्र के लिए आंदोलन कर रहे लोग भी शामिल हो गए। अब देखो, एक तरफ तो कौन लड़ रहे हैं, माओवादी भी लड़ रहे हैं, माओवादी। दूसरी तरफ लड़ रही है सेना, कौन लड़ रही है, सेना। और तीसरी तरफ हो गए शामिल लोग। तो इस प्रकार से तीनों तरफ से क्या होने लग गया, आंदोलन होने लग गया। माओवादी भी शामिल हो गए, साथ में सेना भी शामिल थी लड़ाई में, और जो वहाँ की जो जनता थी वो। तो देखिए, माओवादियों और राजा की सेना के बीच संघर्ष होने लगा, दोनों लड़ने लग गए। और इस संघर्ष में आंदोलन के लिए जो लोकतंत्र के लिए जो आंदोलन कर रहे थे वो लोग भी क्या हो गए, शामिल हो गए। फिर देखिए, इस तरह से नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया। एक तो माओवादियों का, एक राजा की सेना का और एक तीसरा है लोगों का। तो इस तरह से यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। आगे बात करते हैं। 2002 में राजा द्वारा संसद को भंग कर दिया गया। 2002 में क्या किया, राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया गया। जो संसद थी उसको भंग करके सरकार को राजा ने क्या कर दिया, गिरा दिया। इसके विरोध में फिर से आंदोलन हुए और इस बार सरकार को झुकना पड़ा। यानी कि जो सरकार नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर सरकार नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, राजा। क्या आएगा, राजा। राजा को झुकना पड़ा। किसको झुकना पड़ा, यहाँ पर राजा को झुकना पड़ा। यहाँ पे सरकार नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, राजा। तो फिर से क्या हुआ, विरोध हुआ
और इस बार राजा को झुकना पड़ा और 2006 से यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि सन 2006 से यहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार है। और उसके बाद नेपाल ने अपने संविधान का भी निर्माण कर लिया है। तो अब नेपाल अपने संविधान का भी निर्माण कर चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेपाल के बारे में देखा। अब बात करते हैं श्रीलंका की, जो कि ये भी दक्षिण एशिया का एक देश है। तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद से ही यहाँ पर लोकतंत्र कायम है। जो ही आज़ाद हुआ तभी से क्या है, यहाँ पर लोकतंत्र कायम है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो श्रीलंका की मुख्य समस्या यहाँ का जातीय विवाद है। इनकी मुख्य समस्या क्या है, यहाँ पर जो निवास जो करने वाली जातियाँ हैं उनके मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। तो यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ पर मुख्य रूप से 2 जातियाँ हैं। कितनी जातियाँ हैं यहाँ पर? 2 जातियाँ हैं। कौन कौन सी जातियाँ यहाँ पर देखिए, एक है तमिल और दूसरी है सिंगली। तमिल भारत से जाकर श्रीलंका में बस गए। तमिल जो जाति है वो भारत से गए और कहाँ बस गए, श्रीलंका में बस गए। जबकि जो सिंगली है वो श्रीलंका की क्या है, मूल निवासी है। तो बात करें इन दोनों के बीच में संघर्ष क्यों हुए, तो देखिए अपन पढ़ते हैं संघर्ष के कारण कि श्रीलंका के मूल निवासी यानी सिंगली ये मानते हैं कि श्रीलंका पर उनका अधिकार है। वो उनका क्या मानना है कि जो श्रीलंका है उन पर सिर्फ और सिर्फ सिंगलियों का अधिकार है और तमिलों को किसी भी तरह से रियायत नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि तमिलों को यहाँ पर किसी प्रकार की छूट, रियायत मतलब छूट नहीं मिलनी चाहिए। रियायत मतलब क्या होता है, छूट। किसी प्रकार की इनको छूट नहीं देनी चाहिए। और इसी सोच की वजह से तमिलों को श्रीलंका की राजनीति में बराबर हिस्सा नहीं मिला। यानी कि ये जो सिंगलियों की जो उनकी मानसिकता थी, उनकी सोच थी कि तमिलों को यहाँ पर रियायत नहीं मिलनी चाहिए। अब इसी सोच के कारण जो वहाँ पर तमिल लोग थे उनको वहाँ श्रीलंका की राजनीति में बराबर का हिस्सा नहीं मिला और जिस वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। इस कारण से तमिलों को कई मुश्किलों का यहाँ पर क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। अब देखिए इन समस्याओं और भेदभाव की वजह से ही LTTE यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम नाम से एक संगठन बनाया गया और मांगे पूरी करवाने के लिए आक्रामक तरीका अपनाया। इसी कारण से क्या हुआ कि वहाँ पर श्रीलंका में तमिलों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था LTTE। यानी कि क्यों बनाया कि जो तमिलों के ऊपर श्रीलंका में जो भेदभाव हो रहे हैं, जो उन पर अत्याचार जिसको अपन कह सकते हैं, उनके सामने जो समस्याएं थी उन समस्याओं से जूझने के लिए, उनसे लड़ने के लिए और अपनी मांगे मनवाने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम यानी LTTE। और इस संगठन ने अपनी मांगे मनवाने के लिए आक्रामक तरीका भी अपनाया। यानी कि जिसमें उन्होंने जान माल की भी परवाह नहीं करी, आक्रामक तरीका, हिंसा का तरीका भी उन्होंने अपनाया। अब देखो तमिलों की कौन कौन सी मांगे थी। तो तमिलों की मांगे देखो, पहला है LTTE ने कहा कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग देश बनाया जाए। उन तमिलों ने क्या कहा कि जो जहाँ हम लोग तमिल रहते हैं तो उसको एक अलग देश बनाया जाए, ऐसा LTTE की पहली मांग थी। और दूसरी मांग थी कि वर्तमान में LTTE और उसके समर्थकों का सफाया हो चुका है। अगर असल में देखा जाए तो अभी हालात ऐसे हैं कि LTTE और जो उसके समर्थक थे उनका सफाया हो चुका है और श्रीलंका के तमिल समान अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अब आज भी वहाँ के श्रीलंका के जो तमिल हैं वो समान अधिकार, यहाँ सामान नहीं है, यहाँ पर क्या है, समान अधिकारों की मांग कर रहे हैं। यानी हमें भी सिंगलियों के बराबर क्या दिए जाए, अधिकार दिए जाए। ऐसे अधिकारों की मांग अभी भी वहाँ के तमिल के लोग कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब भारत का हस्तक्षेप। भारत के तमिलों ने भारत सरकार पर दबाव बनाया। यानी कि जो भारत के तमिल निवासी हैं, तमिल जाति के लोग हैं, उन्होंने भारत सरकार पर दबाव बनाया और श्रीलंका में तमिलों की स्थिति सुधारने के लिए श्रीलंका सरकार से बात करने की अपील की। और दबाव बना क्या कहा कि जो हमारे भाई बंधु हैं श्रीलंका में, जो तमिली लोग रह रहे हैं, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या करें, श्रीलंका की सरकार से बात करें और उसको सुधारने की अपील करें। फिर देखिए भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार से बात करने की कोशिश भी की और 1987 में स्थिति को सुधारने के लिए शांति सेना भेजी गई।
अब श्रीलंका की सरकार से बात करी भारत सरकार ने, और क्या किया, 1987 में वहाँ की जो स्थिति थी उसको सुधारने के लिए एक सेना भेजी जिसका नाम था शांति सेना। ये शांति सेना LTTE के साथ संघर्ष में फंस गए और श्रीलंका के लोगों ने भी इस सेना का विरोध किया, यानी कि जो शांति सेना भेजी, अब ये शांति सेना क्या हो गई, LTTE के साथ संघर्ष में हो गई, फंस गई, और जो वहाँ के श्रीलंका के जो लोग थे उन्होंने भी इस सेना का क्या किया, विरोध किया। पहली चीज़ तो ये LTTE के साथ फंस गई, उलझ गई, और श्रीलंका के लोगों ने भी इस सेना का क्या किया, विरोध किया। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को वापस बुला लिया, 87 में भेज दिया और 89 में वापस से बुला लिया, और शांति स्थापित करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। यानी जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए शांति सेना बनाकर भेजी थी, वो शांति जो सेना को भेजा था वो वाली शांति वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाई और उनका लक्ष्य अधूरा रह गया। अब बात करें अपन श्रीलंका की आर्थिक स्थिति की, तो गृह युद्ध के बावजूद भी श्रीलंका ने तेज गति से विकास किया। हम इसको जो सिंगली और तमिलों के बीच जो युद्ध हुआ उसको गृह युद्ध मान सकते हैं, क्योंकि गृह युद्ध होता क्या है कि किसी एक ही देश के अंदर वहाँ की जो आवाम होती, वहाँ की जो जनता लड़ती है किन्हीं कारणों से, तो वही गृह युद्ध कहलाता है। अब यहाँ पर भी यही हुआ कि सिंगली और तमिलों के बीच में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। जनसंख्या नियंत्रण के मामले में भी श्रीलंका सबसे सफल रहा, यानी यहाँ पर इन्होंने जनसंख्या कंट्रोलिंग पर सबसे बड़ा ध्यान दिया है। और बात करें दक्षिण एशिया में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। यानी अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो जब निजीकरण और उदारीकरण का दौर चल रहा था तो दक्षिण एशिया का सबसे पहला देश था श्रीलंका, जिसने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का क्या कर दिया, उदारीकरण कर दिया। श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है, यानी वहाँ का जो GDP है श्रीलंका का वो दक्षिण एशिया में भी क्या है, सबसे ज़्यादा है। यानी श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने नेपाल पढ़ लिया, हम लोगों ने श्रीलंका के बारे में भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग मालदीव के बारे में। तो मालदीव भी अपने हिंद महासागर में ही एक छोटा सा द्वीप है, जहाँ जो श्रीलंका के बगल में पड़ता है, तो काफ़ी दूर है वैसे, तो ये भी साउथ में पड़ता है। अब 1965 तक मालदीव ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा, यानी कि 1965 तक ब्रिटिश सरकार के अधीन ही मालदीव रहा। 1965 में मालदीव को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिल गई और आज़ाद हो गया, और राजा मोहम्मद फरीद दीदी के अधीन ये एक सल्तनत बन गया। यानी कि राजा मोहम्मद फरीद दीदी के अधीन ये एक सल्तनत बन गया। कौन? मालदीव। 1968 में इस राजशाही को भी ख़त्म कर दिया गया, यानी जो राजा का शासन था उसको भी ख़त्म कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई, जो आज तक भी क्या है, कायम है। यानी जो वहाँ का राजतंत्र था उसको समाप्त कर दिया और क्या बन गया, गणतंत्र। जनता का शासन वहाँ पर लागू हो गया, कायम हो गया, जो आज भी चल रहा है। एक और देश है छोटा सा भूटान, जो कि अपने पूर्व में उत्तर की तरफ में है, छोटा सा देश है भूटान। तो भूटान ने अपना संविधान 2008 में लागू किया और तभी से भूटान में वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है। तो इतना ही भूटान के बारे में अपन पढ़ेंगे। और आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत और दक्षिण एशिया के संबंधों, यानी भारत और दक्षिण एशिया के जो देश थे उसके संबंधों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि भारत के जो दक्षिण एशिया के बाकी देश हैं उनसे संबंध किस प्रकार से रहे हैं। तो पहले बात करते हैं हम भारत और पाकिस्तान के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भारत और पाकिस्तान का, काफ़ी चर्चा में रहता है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 4 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए अभी तक? 4 युद्ध हुए। एक तो 1947 में कश्मीर विवाद को लेकर, 1965 में नदी जल बंटवारे को लेकर, और 1971 में जो बांग्लादेश के लिए हुआ था, और 1999 में होता कारगिल का युद्ध। और देखा जाए तो इन चारों युद्धों में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। आगे बात करते हैं संघर्ष के मुद्दे। संघर्ष के कौन कौन से मुद्दे? तो जैसा देखा अपन ने, कश्मीर विवाद भी संघर्ष का मुद्दा है, जो POK वाला हिस्सा है उसको लेकर दोनों देश के बीच तनातनी का माहौल बना रहता है। सीमा विवाद जो LOC वाला पोर्शन है उसके लिए,
और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन करना, ये भी संघर्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान क्या करता है, जो आतंकवादी है उनको वहाँ पर पोषित करता है, उनका लालन पालन करता है, उनको वहाँ पर शरण देता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये भी एक संघर्ष का मुद्दा है। पाकिस्तान द्वारा अलगाववाद को बढ़ावा देना, अलगाववाद मतलब होता है अलग होना। तो पाकिस्तान क्या करता है, कश्मीर को लेकर अलगाववाद को बढ़ावा देता है और वो चाहता है, तो पाकिस्तान क्या करता है, अलगाववाद को बढ़ावा देता है। और नदी जल बंटवारे, इसके भी मुद्दे होते हैं, इसमें भी संघर्ष की स्थिति बन रहती है नदी जल के बंटवारे के लेकर। अब बात करें भारत और बांग्लादेश के बारे में, तो भारत और बांग्लादेश के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इनके मध्य क्या क्या विवाद रहे हैं, तो हजारों बांग्लादेशियों का भारत में अवैध रूप से घुसना, ये सबसे बड़ा विवाद है कि जो बांग्लादेशी है वो अवैध तरीके से भारत में घुस जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जल बंटवारा जो है उसको लेकर भी इन दोनों देशों के बीच में विवाद की स्थिति बनी रहती है। बांग्लादेश द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात न करना, जो वहाँ पर प्राकृतिक गैस निकलती है वो बांग्लादेश भारत को निर्यात नहीं करता है, ये भी एक विवाद का विषय है। बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन, यानी बांग्लादेश क्या करता है, भारत के अंदर जो जमातें हैं, मुस्लिम विरोधी जमातें, उनका क्या करता है, ये समर्थन करता है, विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन करता है। तो भारत उससे क्या होता है, रुष्ट हो जाता है। फिर भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता न देना, जो पूर्व में अपने जो बाकी राज्य हैं, असम वाला, उधर मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, तो वहाँ पर जाने के लिए क्या करता है, भारत इससे रास्ता मांगना चाहता है, परंतु बांग्लादेश इसको रास्ता नहीं देता है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए। अब डायग्राम में देखिए, भारत ही आ रहा, ये बीच में बांग्लादेश है। अब भारत को यहाँ से लेकर इस वाले पोर्शन में जाना, पूर्व वाले पोर्शन में, तो यहाँ से अगर सीधा जाना चाहे तो बहुत आसान हो सकता है, परंतु ये बांग्लादेश जो है वो भारत को यहाँ रास्ता नहीं देता, तो भारत को यहाँ से होते फिर इधर जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, लंबा पड़ता है काफ़ी। तो ये भी इसका एक विवाद है कि बांग्लादेश भारत को रास्ता नहीं देता है। तो रास्ता नहीं देना ये एक विवाद का विषय है। अगर इनके सहयोग की बात करें तो दोनों देशों के मध्य सहयोग क्या है, तो इनके आर्थिक संबंध अच्छे हैं। भारत और बांग्लादेश के आर्थिक संबंध अच्छे हैं। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग रहा है। जो आपदा प्रबंधन है और पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, आपदा प्रबंधन मतलब कि किस प्रकार से अपन जो आपदाएं आती है, बाढ़ हो गया है ना, इस प्रकार की जो समस्याएं होती है, सुनामी, तो उनसे कैसे निपटना है, और पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उन पर इन दोनों देशों में क्या है, सहयोग की स्थिति है। बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है, यानी पूर्व चलो जो नीति थी उसका भी बांग्लादेश क्या है, हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भारत और बांग्लादेश के बारे में देखा। अब बात करते हैं अपन भारत और नेपाल के बारे में। तो देखिए, भारत और नेपाल के बीच में संघर्ष, तो इतिहास में व्यापार को लेकर, या व्यापार नहीं या व्यापार है, व्यापार को लेकर भारत और नेपाल के बीच मतभेद रहे हैं। यानी कि इतिहास को पलट के देख लिया जाए तो व्यापार को लेकर भारत और नेपाल के बीच में हमेशा मतभेद की स्थिति रही है। दूसरी चिंता है भारत की, जो मुद्दा जिसको अपन कह सकते हैं विवाद हो सकता है, भारत की चिंता चीन और नेपाल की दोस्ती को लेकर भी है। आजकल देखने को मिल रहा है कि जो नेपाल है वो चीन की तरफ ज़्यादा खींचा जा रहा है, तो वो भी एक चिंता का विषय है। नेपाल में बढ़ रहे माओवादी समर्थकों को भारत ने अपने लिए खतरा मानता है। यानी नेपाल में जो माओवादी समर्थक बढ़ रहे हैं उन लोगों को ये भारत क्या करता है, अपने लिए खतरा मानता है कि आने वाले समय में ये भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। नेपाल के द्वारा भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई नहीं किए जाने से भी भारत को नाखुश है। यानी कि नेपाल क्या करता है, जो भारत विरोधी तत्व हैं नेपाल के अंदर, उन पर नेपाल कार्रवाई नहीं करता है, तो भारत इस रवैये से काफ़ी नाखुश नज़र आता है। नेपाल को लगता है कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करता है, और नेपाल को क्या लगता है कि भारत क्या करता है, उनके जो अंदरूनी मामले हैं उनमें क्या करता है, ये दखल अंदाजी करता है, ऐसा नेपाल को लगता है। अब बात करें इनके सहयोग की कि नेपाल और भारत के बीच क्या क्या सहयोग हैं, तो विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में इन दोनों देशों के बीच में अच्छा सहयोग है।
दोनों ही देशों के बीच मुक्त आवागमन का समझौता है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट और वीज़ा के भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आ जा सकता है। ऐसा भी इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। और भारत द्वारा कई योजनाओं में नेपाल की मदद की जा रही है। भारत क्या कर रहा है, अनेक योजनाओं के अंदर नेपाल की आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। ये इनके बीच में सहयोग की स्थिति है। तो अपन ने भारत और नेपाल के बीच में सहयोग पड़ा। अब बात करें अपन भारत और श्रीलंका के बारे में, तो संघर्ष की स्थिति है। तमिलों की जो स्थिति है उसको लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में संघर्ष बना हुआ है, क्योंकि भारत क्या चाहता है कि तमिलों को वहाँ पर अच्छा दर्जा दिया जाए। तो भारत ने शांति सेना 1987 में वहाँ पर श्रीलंका में भेजी भी थी तमिलों की सहायता के लिए, दोनों के बीच में सलाह मशवरा करने के लिए। परंतु वो जो लक्ष्य था, जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए शांति सेना को भेजा गया था, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तो भारत और श्रीलंका में तमिलों की स्थिति को लेकर अभी भी जो है संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। और 1987 में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना, जिसे श्रीलंका के लोगों ने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप समझा था। वहाँ के लोगों ने क्या समझा था कि भारत क्या कर रहा है, उसके जो अंदरूनी मामले उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। अब बात करें भारत और श्रीलंका के बीच में सहयोग की स्थिति, तो सहयोग कहाँ पर है, दोनों ही देशों के बीच मुक्त व्यापार का समझौता है। दोनों देश क्या कर सकते हैं, मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ऐसा उन दोनों देशों के बीच में क्या है, समझौता है। श्रीलंका में आई सुनामी के दौरान भारत द्वारा मदद किया जाना, जब श्रीलंका में सुनामी आई थी तो भारत ने श्रीलंका की क्या की थी, मदद की थी। तो ये सहयोग की एक कड़ी है, सहयोग इसको अपन कह सकते हैं। अब बात करते हैं अपन भारत और भूटान के संबंधों के बारे में कि भारत और भूटान के संबंध किस प्रकार से रहे हैं। तो देखिए, भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत ने भारत विरोधी उग्रवादियों को अपने यहाँ से भगा दिया, जिससे भारत को मदद मिली। क्या किया, जो उग्रवादी थे भारत विरोधी, उनको यहाँ से भगा दिया, जिससे भारत को क्या मिली, मदद मिली। भारत भूटान में पनबिजली जैसी परियोजनाओं में भी मदद कर रहा है। भारत भूटान में क्या कर रहा है, पनबिजली जैसी परियोजनाएं वहाँ पे भूटान में चल रही है, उनमें भारत क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। भारत भूटान में विकास के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान देता है, यानी कि जिसको अपन कह सकते हैं सहयोग देना, अनुदान, तो भूटान को सर्वाधिक मात्रा में सहयोग प्रदान करता है। भारत भूटान में विकास के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भी देता है। तो भारत क्या करता है, सबसे ज़्यादा अनुदान किसको देता है, भूटान को देता है। अब बात करते हैं अपन भारत और मालदीव के संबंधों के बारे में कि भारत और मालदीव के बीच में संबंध किस प्रकार के रहे हैं। तो देखिए, 1988 में श्रीलंका से आए कुछ सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया। जो श्रीलंका से कुछ सैनिक आए, उन्होंने क्या कर दिया, मालदीव पर हमला कर दिया। मालदीव ने भारत से मदद मांगी। मालदीव ने क्या किया, भारत से मदद मांगी, और भारत ने अपनी सेना भेजकर मालदीव की मदद भी की। और जो मालदीव ने मदद मांगी थी उसको पूरा भी भारत ने किया और सेना भेजकर उसकी सहायता की। मालदीव के आर्थिक विकास में मदद भारत करता है, और मालदीव के पर्यटन और मत्स्य उद्योग का भारत द्वारा समर्थन किया जाना, ये इन दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में संबंधों के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से अपना ये समकालीन दक्षिण एशिया पार्ट पूरा हो जाता है। तो इस वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो का क्या फ़ायदा पहुँचे। और अगले लेसन में अगला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए चलता हूँ और दीजिए अब इजाज़त मुझे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।